एस सी वर्मा फ्रिक्शन क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन ए सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस रफ सरफेस की वजह से इस पे दो फोर्सेस लग सकते हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की है, इस डायरेक्शन में जाने की अगर मूवमेंट करने की इसकी टेंडेंसी है, तो इसमें दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसको कह दिया एफ सी। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स है आर और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स। या हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो उसको कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है इसका वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उसको हम कह देते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, और कह रहे हैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड फिक्स है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इफ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज, अगर थीटा को डिक्रीज करेंगे, थीटा जो है एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वर्टिकल, थीटा को क्या कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर थीटा को डिक्रीज करेंगे, तो अगर थीटा के टर्म्स में देखें, ये तो कांस्टेंट है, एफ सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर कितना हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एफ सी कॉन्टैक्ट फोर्स इंटू कॉस थीटा। क्लियर। और फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स दूसरा कंपोनेंट है एफ सी का, तो वो लिख सकते हैं एफ सी इंटू साइन थीटा। क्लियर। और थीटा अगर आप डिक्रीज करोगे, यानी ये फोर्स जो है वर्टिकल की तरफ मूव करेगा, यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फ्रिक्शन का कंपोनेंट कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम थीटा डिक्रीज करेंगे, साइन साइन थीटा भी डिक्रीज होता जाएगा, तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, और थीटा डिक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा इंक्रीज हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फोर्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी थीटा इसका डिक्रीज होता जाएगा, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, डिक्रीज। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग। ठीक है, जब हम आइस या किसी भी स्लिपरी जगह पे चल रहे होते हैं, तो जो स्टेप्स हम लेते हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, और क्यों लेते हैं छोटे छोटे स्टेप्स, तो ये चार ऑप्शन है, लार्जर फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन, लार्जर नॉर्मल फोर्स, स्मॉलर नॉर्मल फोर्स, चार ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। तो छोटे या बड़े स्टेप्स का क्या फर्क पड़ेगा, जब आप छोटे स्टेप्स लोगे तो एंगल बिटवीन योर लेग्स कम होगा, और जब आप बड़े स्टेप्स लोगे तो एंगल बिटवीन योर लेग्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसे बोलें कि मान लिया हाफ एंगल लेते हैं, ठीक है, हाफ एंगल मान लिया कितना है, ये थीटा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसका जो वेट होगा, जो इसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा, इसका वेट वो दोनों पैरों पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कितना कितना फोर्स आ रहा है इस लेग में, कितना फोर्स है एफ, और इधर भी कितना कह दिया एफ, और इन दोनों एफ, ये दोनों का जो एफ और एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो वेट के बराबर हो। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे इसका पैर रखा हुआ, अगर हम इस पॉइंट पे देखें, तो जो फोर्स एफ लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स एफ, और इस एफ का वर्टिकल से एंगल कितना होगा, तो इस फोर्स एफ का वर्टिकल से एंगल होगा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स एफ के, एक तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, और वो जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ टाइम्स साइन थीटा। क्लियर। अब इनको बैलेंस कौन कौन करेगा, तो जो एफ कॉस थीटा है उसको बैलेंस कर लेगा यहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको कह देते हैं आर। ठीक है, और एफ साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तो एफ साइन थीटा को बैलेंस करेगा यहाँ से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि अगर एंगल थीटा जितना छोटा होगा, ठीक है, एंगल थीटा जितना छोटा होगा, एफ साइन थीटा उतना ही कम होगा, और एफ साइन थीटा जितना कम होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की इक्वेशन देखें, तो स्टेबिलिटी की इक्वेशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा को। क्लियर। फ्रिक्शन स्टेबिलिटी के केस में फ्रिक्शन जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा को। और यहाँ से क्लियर होना चाहिए, एंगल थीटा जितना छोटा होगा, जितने आप छोटे छोटे स्टेप्स रखोगे, एंगल थीटा जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ही कम से कम क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो स्मॉलर स्टेप्स क्या इंश्योर करता है, स्मॉलर फ्रिक्शन फोर्स, बी पार्ट। क्लियर। इसमें आप एक चीज और ऐड करनी है मुझे, कि अगर मान लिया आप बड़े बड़े स्टेप्स लेके चल रहे हो, ठीक है, आप स्टेप्स कैसे लेके चल रहे हो, बड़े बड़े स्टेप्स लेके चल रहे हो, ठीक है, और जमीन स्लिपरी है, और बड़े बड़े स्टेप्स अगर आप ले रहे हो, तो जितने ज्यादा बड़े स्टेप्स लोगे एंगल थीटा उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एंगल थीटा होगा उतना ज्यादा एफ साइन थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा एफ साइन थीटा होगा उतना ही ज्यादा आपको फ्रिक्शन चाहिए स्टेबल में रहने के लिए। और अगर मान लिया जमीन स्लिपरी है, आइस है वहां पे,
या कुछ भी है, स्लिपरी जमीन है, और अगर वो उतना फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो आप स्लिप हो जाओगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बड़े बड़े स्टेप्स लेके चल रहे हो तो थीटा ज्यादा होगा, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा एफ साइन थीटा कंपोनेंट होगा, और जितना ज्यादा एफ साइन थीटा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन आपको चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए, और अगर जमीन उतना फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाई तो आप स्लिप हो जाओगे। इसलिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं अगर कहीं स्लिपरी जमीन होती है तो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू दिया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, कोई बॉडी है, और उसको एक फ्रिक्शन सरफेस पे रखा गया है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है, म्यू। ठीक है, और ये कोई पर्सन है, वो उसको ट्राई कर रहा है पुल करने की, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के पुल करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है। द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए मतलब ये पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया हुआ सरफेस ने। ठीक है, जब पर्सन इधर ट्राई कर रहा है इसको खींचने की तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी जो mg को बैलेंस कर रही होगी। तो नेट जो कांटेक्ट फोर्स होता है जो सरफेस लगाती है, तो वो पूछ रहे हैं वो कितना होगा। तो वो एफ कहा है उन्होंने, एफ। तो एफ किस का रिजल्टेंट होता है, एफ होता है फ्रिक्शन और आर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स होगा कॉन्टैक्ट फोर्स जो ग्राउंड में लगाया हुआ ऑब्जेक्ट पे, वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर एम जी के बराबर है, उसको लिख सकते हैं एम जी का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ की रेंज पूछिए, रेंज। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हमेशा एम जी के बराबर रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो आपका 0 से, और एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू आर यानी म्यू एम जी, इसके बीच में कुछ भी लग सकता है। ठीक है, वो रेस्ट में, जस्ट रेस्ट में, तो 0 से लेकर म्यू एम जी तक कुछ भी लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जो एफ की रेंज होगी, तो एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो एफ की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी, और फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, यानी पर्सन कितने फोर्सेस को खींच रहा हो, 0 फोर्स से, कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा हो इसको खींचने में, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो फ्रिक्शन एफ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, सिंपली एम जी का स्क्वायर करेंगे इसको और अंडर रूट, तो मिनिमम वैल्यू सिंपली आ गई एम जी। ठीक है, और एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ की तब होगी जब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, तो वो कितना हो सकता है, अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एम जी, तो हो जाएगा म्यू एम जी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, फ्रिक्शन की फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, कॉन्टैक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो ग्राउंड से लग रहा है, उसमें एम जी कॉमन आ जाएगा, तो एम जी कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा सीधा आपका 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है और ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, तो इसमें सी पार्ट क्लियर हो जाएगा। एम जी से तो फोर्स बड़ा होना चाहिए, और एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से फोर्स छोटा होना चाहिए, तो सी पार्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक पर्सन स्कूटर की बैक सीट पे बैठा हुआ है, और स्कूटर क्या कर रहा है कि डेल्टा T1 टाइम तक एक्सलरेट कर रहा है स्कूटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर डेल्टा T2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या रहती है उसकी, कांस्टेंट। क्लियर? और उसके बाद डेल्टा T3 टाइम तक रिटार्ड कर रहा है वो। ठीक है, डेल्टा T3 टाइम तक क्या कर रहा है वो, रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, और ये जो पर्सन बैक सीट पे बैठा हुआ है, इसका जो वेट, इसका जो mg दिया है, वेट दिया है, वो दिया आपको 500 न्यूटन, 50 केजी का पर्सन है ये। ठीक है, तो इसका वेट कितना दिया, 500 न्यूटन। तो पूछा क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन। ठीक है, जो सेकंड सीट पे जो भी पर्सन बैठा हुआ है, मैन या वुमेन जो भी, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स सीट लगा रही है वो आपसे पूछा गया। तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट इसमें समझनी है, मान लीजिए ये सीट है और इस पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन इस पे बैठा हुआ है मान लिया। ठीक है, तो जब ये सिर्फ बैठा हुआ है और मान लिया ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से जो फोर्स लग रहा होगा, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट mg, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा यहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg। ठीक है, तो सीट ने जो फोर्स लगाया हुआ पर्सन पे वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगाया हुआ। ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन आगे की तरफ एस्लेट करेगा, अगर ये स्कूटर आगे की तरफ एस्लेट कर रहा है, अगर ये पर्सन आगे की तरफ एस्लेट कर रहा है, ठीक है, तो पर्सन आगे की तरफ क्यों एस्लेट करेगा, कौन सा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से पर्सन आगे की तरफ एस्लेट करेगा। तो आपको एक चीज में समझ में आनी चाहिए, जब ये आगे की तरफ एस्लेट कर रहा होगा स्कूटर,
तो ये पर्सन के स्लिप होने की टेंडेंसी कहाँ होगी, पीछे की तरफ, और पर्सन की स्लिप होने की टेंडेंसी स्कूटर की सीट पे अगर पीछे की तरफ होगी तो पर्सन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्लिप होने की डायरेक्शन के अपोजिट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब जब स्कूटर तेजी से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो पर्सन जो सीट पे बैठा हुआ है उसकी स्लिप होने की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ, वो पीछे स्लिप होने के चांसेस होंगे, तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो अब जो सरफेस स्कूटर की सीट जो मैन पे फोर्स लगाएगी वो होगा फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट यानी आर स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज यहां से आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट वाला केस है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो सीट ने जो फोर्स लगाया हुआ एफ एस कह देते हैं, सीट ने जो फोर्स लगाया हुआ फोर्स बाई सीट ऑन द मैन, तो वो सिंपली होगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, यानी वो कितना है mg, और mg की वैल्यू आपको कितनी दी है 500 न्यूटन। लेकिन अगर वो एस्लेट कर रहा है, चाहे एस्लेट कर रहा हो या रिटार्ड कर रहा हो, दोनों केसेस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, या तो एस्लेट कर रहा है रिटार्ड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो अब जो सीट फोर्स लगाएगी वो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू डेफिनेटली आर स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन 500 न्यूटन रहेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जब वो रिटार्ड करेगा, जब वो एस्लेट कर रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्लिप होने की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लेगा। लेकिन जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा, रिटार्ड करेगा, तो जब रिटार्ड होता है, जब स्कूटर रिटार्ड करेगा तो उसकी स्लिप होने की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, आगे की तरफ स्लिप कर सकता है। ठीक है, तो तब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन दोनों केसेस में जो फॉर्मूला लगेगा नेट फोर्स का, जो नेट फोर्स बाय द सीट, वो सिंपली ये रहेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर, वो डेफिनेटली क्या रहेगा, ग्रेटर देन 500 न्यूटन। तो यहाँ से हमें समझ में आता है जब वो एस्लेट कर रहा होगा, जब वो रिटार्ड कर रहा होगा, तब फोर्स जो लग रहा होगा वो ग्रेटर देन 500 न्यूटन होगा, और जब वो डेल्टा t2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ होगा आपको 500 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, डी पार्ट। क्लियर। Question number 5. Consider the situation. The wall is smooth, but the surfaces of A and B in contact are rough. ठीक है, ये जो वॉल सरफेस है ये स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन A और B की जो सरफेसेस कांटेक्ट में है यहाँ पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लेते हैं कितना है, म्यू। यहाँ पे फ्रिक्शन है कुछ, म्यू लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन है, और ये वाली जो सरफेस है, ये जो A के साथ वॉल A और वॉल के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है स्मूथ है। क्लियर। तो पूछा है कि द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए की वजह से जो फ्रिक्शन होगा इन इक्विलिब्रियम में किस तरफ होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें क्या होगा क्या। तो इसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे, बी पे जो फोर्स लग रहा होगा वेट, बी का वेट m1 मान लेते हैं, तो होगा वेट m1g डाउनवर्ड, और ए का जो वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो m2g कह देते हैं। बी का वेट m1g, ए का वेट m2g। ठीक है, और जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो सारे, और ए पे जो फोर्स लगेगा सरफेस से, तो मान लिया इस तरफ होगा, कुछ फोर्स R1 कह देते हैं, इनके बीच में कुछ कांटेक्ट फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको R2 कह देते हैं, ये भी R2 होगा, और ये वाला भी क्या होगा, R2। यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें क्लियर हैं कि ये जो ब्लॉक्स मूव करेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कहीं नहीं मूव करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो अगर आप ए पर देखो तो ए पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 तो इसका सीधा सा मतलब हुआ R1 किसके बराबर होगा, आपका R2 के बराबर। ठीक है, ए पे दो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, एक वॉल से लग रहा है, एक बी से लग रहा है। जो वॉल से लग रहा है वो R1 है, जो बी से लग रहा है वो R2 है, और हॉरिजॉन्टल में कहीं नहीं मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो R1 इक्वल टू R2। अगर ये ऐसी इक्वेशन अगर हम बी के लिए बनाएं, तो बी पर इस तरफ से लग रहा है फोर्स F और इस तरफ से लग रहा है R2, तो फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा R2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि ये वॉल स्मूथ है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो देखना है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मान लिया वो सरफेस स्मूथ है। ठीक है, हम मान लेंगे ये वाली सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और अगर ये स्मूथ है फिर देखेंगे इसमें रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है, और रिलेटिव मोशन को अपोज करता हुआ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लिया अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ इस सरफेस पे कि ए नीचे मूव करेगा, ए तेजी से नीचे मूव करे, बी उतना तेजी से ना नीचे मूव करे, तो रिलेटिव मोशन कुछ ऐसा होगा कि ए नीचे मूव कर रहा है तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और बी पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। लेकिन अगर बी तेजी से नीचे मूव करेगा तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और ए पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन देखने के लिए क्या करते हैं, हम उस सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक मोमेंट के लिए ए और बी की सरफेस क्या है, स्मूथ। तो देखते हैं जरा, तो अगर हम ए पे देखें तो ए पे जो नेट फोर्स लग रहा है तो वो सिर्फ क्या है, m2g।
तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, मास इसका m2 इंटू एसलेशन a2 मान लेते हैं, a का एसलेशन a2, तो a2 यहां से कितना आ रहा है, g के बराबर, ठीक है, और कोई a पे फोर्स नहीं है। अगर हम b के बारे में देखें तो b पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सिर्फ m1g, m1g इज इक्वल टू हो जाएगा मास m1 इंटू एसलेशन, इसको a1 कह देते हैं, तो और यहाँ से a1 भी कितना आ रहा है, g, यानी a और b दोनों ब्लॉक सेम एसलेशन से नीचे आएंगे, ठीक है। ए वाला ब्लॉक भी कितने एसलेशन से नीचे आ रहा है, जी से, अगर, और बी वाला ब्लॉक भी कितने एसलेशन से नीचे आ रहा है, जी से। जब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन क्या है, जीरो, ठीक है। तो जब दोनों सेम एसलेशन से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन कभी होगा ही नहीं, ठीक है। जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा नीचे, उतना ही डिस्टेंस बी ट्रेवल करेगा, जितनी स्पीड से ए नीचे आएगा उतनी स्पीड से बी नीचे आएगा, जितने एसलेशन से ए नीचे आ रहा है उतनी एसलेशन से बी नीचे आएगा, तो इनके बीच में कभी रिलेटिव मोशन होगा नहीं। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं रहेगा। इनके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, सर्फेसेस रफ है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, और कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, और ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा, नीचे, क्योंकि इसको रोक के रखने वाला ऊपर कोई फोर्स नहीं है, वॉल ने कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स नहीं है, तो ये सिस्टम पूरा नीचे मूव करेगा, कितने एसलेशन से, जी एसलेशन से, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये भी हो जाएगा। और द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी हमने। और वैसे अगर पूछा जाएगा कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं लिखते तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, ये सेम है जैसा कि फिफ्थ क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या है, सारी सर्फेसेज रफ हैं, ठीक है, यानी ए और वॉल के बीच में जो सर्फेस है वो भी रफ है, और ए और बी के बीच में जो सर्फेस है वो भी रफ है, ठीक है, सब जगह फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए की वजह से किस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जरा देखते हैं इसमें होगा क्या। तो अगर हम फोर्सेस देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस लिख रहे हैं, तो बी पे जो लग रहा होगा वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, और बी का मास लिया था हमने m2, तो इसका वेट हो गया m2g, और ए का मास लिया था हमने m1, शायद हमने उल्टा लिया था, लेकिन इस बार ए का मास m1 ले लेते हैं और बी का मास m2 ले लेते हैं, ठीक है। ए का मास m1, बी का मास m2, ठीक है, m1g m2g, ठीक है। अच्छा, एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि ये सिस्टम पिछली बार ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर रहे या इक्विलिब्रियम में ना रहे, ठीक है, ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वॉल की वजह से, वो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। वो डेफिनेटली कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ए का जो रिलेटिव टेंडेंसी होगी मूवमेंट करने की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर हम इस पे कम फोर्स लगाएं तो ए नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो डेफिनेटली ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वॉल की वजह से, उसको कहते हैं FR1, वो डेफिनेटली कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अब जरा यहाँ देखते हैं बी और ए के बीच में डायरेक्शन क्या होगी फ्रिक्शन फोर्स की, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है, हम ये देखेंगे ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है, और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करते हुए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन चेक करने का सीधा सा कंसेप्ट होता है, हम इस सरफेस को क्या मान लें, स्मूथ, अभी कहते हैं इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो देखते हैं कैसा मूवमेंट होगा। तो अगर ए का मूवमेंट देखें, अगर हम ए का मूवमेंट देखें तो ए पे जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड m1g है, ऊपर की तरफ FR1 लग रहा है, तो नेट फोर्स होगा इस पे m1g माइनस FR1 इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन m1 इंटू A1, क्लियर। और अगर बी के लिए यही इक्वेशन लिखें, तो अगर यहां से हम A1 निकालें ए के लिए, तो A1 आ जाएगा आपका g माइनस FR1 डिवाइडेड बाई m1, ठीक है, ये ए का एसलेशन है। अगर बी के लिए इक्वेशन लिखें तो बी पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है m2g, तो m2g इज इक्वल टू हो जाएगा मास m2 इंटू एसलेशन A2, तो यहां से A2 कितना आएगा, तो A2 आ जाएगा g। तो यहां से एकदम क्लियर हो रहा है कि अगर ये बीच वाली सरफेस ए और बी के बीच वाली ये जो सरफेस है वो अगर स्मूथ हो, तो बी का एसलेशन होगा g और ए का एसलेशन होगा g से स्लाइटली कम, यानी बी ज्यादा तेजी से नीचे एसलेट करेगा, ए उतनी तेजी से एसलेट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम रिलेटिवली देखेंगे, ए के रिलेटिव बी का देखेंगे तो बी ऐसा लगेगा नीचे जा रहा है, और बी के रिलेटिव ए का देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि बी बहुत तेजी से नीचे आएगा जी के एसलेशन से, और ए उतने एसलेशन से नीचे नहीं आ पा रहा है। तो बी अगर नीचे आ रहा है ए के रिलेटिव में, तो बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसका रिएक्शन पार्ट ए पे लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, FR2, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, तो ऑन बी ड्यू टू ए, तो वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स। टायर सिमिलर होने का क्या मतलब है, तो टायर सिमिलर होने का मतलब है कि उस टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा म्यू, वो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम,
इफ दे आर मूविंग विद द सेम इनिशियल स्पीड, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी गई है आपसे। तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई कार मूव कर रही है किसी रोड पे, और मान लिया कोई कार है, ये मान लिया कोई कार मूव कर रही है किसी रोड पे, और मान लिया इनिशियल स्पीड मान लेते हैं उसकी कुछ है v0, ठीक है, और इसको स्टॉप करना है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए, फाइनल स्पीड ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, फाइनल स्पीड 0 स्टॉप कर जाएगी। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए तो वो ब्रेक हैवीली अप्लाई करेगा, एकदम से ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको मिनिमम डिस्टेंस में ले जाके कार को स्टॉप करना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, तो अगर इसका मास m है तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा म्यू mg, ठीक है, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये कितना रिटार्डेशन देगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू mg, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, तो a आ जाएगा म्यू g, ठीक है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप पूरी तरह से ब्रेक अप्लाई करते हो, पहिया एकदम चौक हो जाता है, जाम हो जाता है, और पहिया रगड़ता हुआ जमीन पे जाता है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है म्यू इंटू जी, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते आप फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और इनिशियल स्पीड कितनी है v0, फाइनल स्पीड कितनी होनी है 0, और स्टॉपिंग डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं s, जो डिस्टेंस है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो s है, और देखना हमें s कितना होगा, ठीक है। इसमें थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वो v0 है, v0 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2as की जगह माइनस 2s लिखेंगे क्योंकि वो रिटार्डेशन है। 2a कितना है म्यू जी इंटू एस, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है s, तो यहाँ से s फाइंड करेंगे तो s आ जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, एकदम याद रखना है फॉर्मूला। अगर कोई कार v0 की स्पीड से चल रही है और म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो पूरी तरह से ब्रेक अप्लाई कर देती है ताकि पहिया एकदम रगड़ता हुआ जाए, तो मैक्स मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो वो होती है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, और इसमें कहीं मास नहीं आया, इसमें कहीं मास नहीं आया, ये सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रही है, म्यू पे डिपेंड कर रही है और वी नॉट पे डिपेंड कर रही है। वी नॉट इनिशियल स्पीड और म्यू क्या फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में मासेज अनइक्वल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मासेज उसमें आ ही नहीं रहे हैं, दे आर मूविंग विद द सेम इनिशियल स्पीड, लेकिन इनिशियल स्पीड दोनों केसेस में क्या है, सेम है, ठीक है। और सिमिलर टायर्स हैं, सिमिलर टायर्स का मतलब म्यू क्या होगा, सेम, और इनिशियल स्पीड भी सेम है यानी वी नॉट भी सेम होगा, तो जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो दोनों केसेस के लिए क्या आएगी, सेम रहेगी। तो इसमें हो जाएगा सी पार्ट इज सेम फॉर बोथ द कार्स, क्लियर। 8th क्वेश्चन करते हैं ये, इन ऑर्डर टू स्टॉप ए कार इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड वन शॉट, ठीक है, आपको एक कार स्टॉप करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे, और पूछा है कि उसमें क्या करना चाहिए, ठीक है, वन शॉट। फर्स्ट पार्ट, अप्लाई द ब्रेक्स वेरी हार्ड सो दैट द व्हील्स स्टॉप रोटेटिंग, ठीक है, आपने ब्रेक्स बहुत तेज अप्लाई किए हैं, व्हील्स एकदम चौक जाम हो गए हैं और वो स्लाइड करना शुरू कर देंगे। बी पार्ट अप्लाइज द, अच्छा जरा अगर हम ए पार्ट में देखें तो जब व्हील्स स्टॉप हो जाएंगे, स्लाइड करते हुए जाएंगे फिर वो, तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज हो रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज हो रहा होगा म्यू के, और कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू के इंटू आर, ठीक है, इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग को जस्ट प्रिवेंट किया आपने तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, तो वो कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस केस में जो लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, तो वो होगा म्यू एस इंटू आर, क्लियर। पंप द ब्रेक्स प्रेस एंड रिलीज, आप ब्रेक पंप करोगे फिर छोड़ोगे, पंप करोगे फिर छोड़ोगे, तो कभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, कभी एफ आर होगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, कभी एफ आर होगा, ठीक है। और शट ऑफ द इंजन एंड डू नॉट अप्लाई ब्रेक्स, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ है, ठीक है। तो ए और बी में देखते हैं कौन सा ठीक होगा, ठीक है। तो ए में आपने क्या किया है, आपने एकदम कस के ब्रेक लगाए हैं और गाड़ी स्किड करती हुई जाएगी, और फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा म्यू के इंटू आर, जो उसको रोकने की कोशिश करेगा। और बी में आपने क्या किया, ब्रेक्स इतना लगाए हैं आपने ब्रेक्स ताकि वो जस्ट स्लिपिंग प्रिवेंट करे, जस्ट स्लिपिंग प्रिवेंट हो रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लग रहा होगा, कोई स्लिपिंग नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, एफ एम एस लगेगा, वो कितना होगा म्यू एस इंटू आर, क्लियर। और हमें देखना है किस में कार जल्दी रुक जाएगी, तो हमें पता है डेफिनेटली जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो स्लाइटली म्यू के से ज्यादा होती है, और तो फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो स्लाइटली कम होगी, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तो इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस स्लाइटली ज्यादा हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी पार्ट, ठीक है। एकदम से बहुत तेजी से भी ब्रेक नहीं लगा देने ताकि वो स्लाइड करती जाए, स्लाइड करती जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, आपको ब्रेक्स बस ऐसे लगाने ताकि जस्ट स्लिपिंग से वो रुक जाए,
तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो FMS मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि FK से काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। क्लियर? 9th, इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है। ए जस्ट स्लाइड करना कब स्टार्ट करता है? जब ये एंगल 30 डिग्री होता है। बी कब स्लाइड करना स्टार्ट करता है? जब ये एंगल 40 डिग्री होता है। ठीक है, तो पूछा है मासेस, ए का मास और बी के मास में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ स्लाइड करता है, मान लिया कोई एंगल थीटा जिसपे ये स्लाइड करना शुरू करता है, तो ये थीटा डायरेक्टली डिपेंड करता है इस म्यू पे, मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और वो म्यू रिलेशन जो आता है वो आता है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इधर लगाएंगे mg sin थीटा, इधर लगाएंगे mg cos थीटा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू इंटू आर, इक्वेट करेंगे तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो किस एंगल पे ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो वो एंगल डिपेंड करता है डायरेक्टली म्यू पे, और म्यू इक्वल टू आ जाता है आपका टेन थीटा। अगर हम थीटा लिखेंगे तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये जस्ट स्लाइड करने की स्टेट में होता है, जस्ट स्लाइड करने की स्टेट में होता है, तब जो एंगल होता है वो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करता है? वहां के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, जी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और उनमें रिलेशन क्या होता है? म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ए कब स्लाइड कर रहा है? जब एंगल 30 डिग्री है। बी कब स्लाइड कर रहा है? जब एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, तो किस चीज में डिफरेंस हुआ? तो जो डिफरेंस होगा ए के लिए, जो म्यू ए होगा वो हो जाएगा टेन 30 डिग्री। ए और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू ए, तो वो हो जाएगा टेन 30 डिग्री, और बी और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा म्यू वी, तो वो हो जाएगा टेन 40 डिग्री। ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट है, लेकिन मास किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है, तो ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो कुछ भी हो सकता है। ए का भी मास ज्यादा हो सकता है, बी का भी मास ज्यादा हो सकता है, दोनों का मास बराबर भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री आर पॉसिबल। क्लियर? 10th क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये। ए बॉय ऑफ मास कैपिटल एम इज अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ए टू स्लाइड ए बॉक्स ऑफ मास एम डैश। ठीक है, तो एक बॉय है, इसका मास दिया आपको कैपिटल एम, दिस वन इज कैपिटल एम, और ये बॉक्स है, इसका मास दिया एम डैश। ठीक है, इसको पुश करने की, स्लाइड करने की कोशिश कर रही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ द बॉय एंड द फ्लोर इज म्यू। ठीक है, शूज पहने नहीं है इसने, लेकिन यहाँ पे जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो दिया है म्यू, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, तो वो दिया म्यू डैश। अब पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो पहले इसमें चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो बॉय इसको आगे पुश कर रहा है, तो इसके पैरों की स्लिप होने की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी, तो इस पे जो पैरों पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, कितना लग रहा होगा? तो वो होगा, मान लिया कह देते हैं FR1। क्लियर? अच्छा, ये जो बॉक्स है ये आगे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है इसकी, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, और उसको नाम दे देते हैं FR2। ठीक है, FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? FR1 की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है म्यू कैपिटल mg, और FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू डैश इंटू एम डैश जी। ठीक है, और इसमें से पूछा है कि कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इनमें से पूछा कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि बॉय अगर इसको स्लाइड कर पाएगा तो सिर्फ बॉक्स स्लाइड करेगा, बॉय स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर इस सेटअप में देखेंगे तो FR1 बड़ा होना चाहिए FR2 से। ठीक है, अगर इस पूरे सेटअप में देखेंगे तो जब बॉय बॉक्स को स्लाइड करेगा तो जो सेंटर ऑफ मास है, या जो इस पूरे सेटअप का जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करेगा तो आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ FR1। ठीक है, क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर FR2 कम होगा, FR1 ज्यादा होगा, तभी बॉक्स स्लाइड कर पाएगा पर्सन, सिर्फ ये बॉय स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर FR1 कम पड़ गया तो ये इसको पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये स्लाइड नहीं करेगा, वो खुद ही पीछे की तरफ स्लिप होता रहेगा। ठीक है, तो अगर वो स्लाइड कर पा रहा है तो वो डेफिनेटली जो FR1 होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए? आपका FR2 से, तभी वो उसको स्लाइड कर पाएगा। FR1 की वैल्यू क्या है? म्यू कैपिटल mg इज ग्रेटर देन म्यू डैश m डैश g, और g से g कैंसिल हो जाएगा ये, तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास म्यू इंटू एम, किससे बराबर, किससे ज्यादा होना चाहिए? म्यू डैश इंटू एम डैश। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें पूछा कौन सा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन म्यू छोटा है म्यू डैश से, और एम भी छोटा है एम डैश। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर म्यू डैश से कम होगा, एम भी कम होगा एम डैश से, तो ये डेफिनेटली ये कम हो जाएगा इससे, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये वाला टर्म इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ए पार्ट बिल्कुल सही है, ए पार्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर?